नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 10 रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इकाई क्रमांक 3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, जिसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि सत्र क्रमांक 6 को, सत्र क्रमांक 4 के भाग 2 को। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सत्र क्रमांक 1 के मूलभूत कंप्यूटर प्रचालन के भाग 1 को, जिसमें हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर को स्टार्ट करना किस प्रकार से किया जाता है, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर निष्पादित होने वाले मूलभूत कार्य कौन कौन से हैं, लॉगिन और लॉगआउट क्या होता है, कंप्यूटर शटडाउन किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सत्र 1 के भाग 2 को, जिसमें हम लोगों ने जाना था कीबोर्ड का उपयोग क्या है, फंक्शन कीज क्या है, रोल ओवर क्या कहलाता है, माउस का उपयोग क्या है, पॉइंट और क्लिक किसे कहते हैं, खींचना या ड्रैग एंड ड्रॉप किसे कहते हैं, डबल क्लिक का क्या कार्य है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सत्र क्रमांक 2, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है मूलभूत फाइल प्रचालनों का प्रदर्शन करना या फिर परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। बच्चों, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था फाइल का आधारभूत कार्य करना या बेसिक फाइल ऑपरेशंस। दूसरा, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था फाइल और फोल्डर किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, एवं सत्र 2 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। इसके बाद बात करते हैं सत्र 3 की। तो इसके भाग 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्यूटर देखभाल और रखरखाव, जिसमें हम लोगों ने देखा कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव का क्या महत्व है, डिवाइस की देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव कौन कौन से हैं, एवं एक रखरखाव अनुसूची कौन सी है। इसके बाद सत्र 3 के भाग 2 में हम लोगों ने देखा था एक रखरखाव अनुसूची तैयार करना, अपने डेटा का किस प्रकार से हम बैकअप ले सकते हैं, स्कैनिंग और वायरस क्लीनिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर प्रदर्शन में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है, अपने कंप्यूटर से स्पैम को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, एवं सत्र 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। बच्चों, इसके बाद बात करते हैं सत्र 4 की। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर सुरक्षा और गोपनीय के भाग क्रमांक 1 में कंप्यूटर सुरक्षा और गोपनीयता क्या होती है, कंप्यूटर की सुरक्षा के साथ डीलिंग किस प्रकार से की जाती है, सिक्योरिटी लॉक तोड़ने के कारण कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सत्र क्रमांक 4 के भाग 2 को, कंप्यूटर के लिए खतरे कौन कौन से हैं, अपने डेटा की सुरक्षा करना क्यों आवश्यक है और किस प्रकार से अपने डेटा की सुरक्षा की जाती है, एवं सत्र 4 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, कंप्यूटर के लिए खतरे। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कंप्यूटर की दुनिया जानकारी साझा करने की दुनिया है। विभिन्न सोशल मीडिया साइटों पर चित्रों को पोस्ट करने वाले, परिवारों को देखने के लिए, ग्राहकों को ऑनलाइन जानकारी रखने वाले व्यवसायों से कंप्यूटर की दुनिया दूर तक पहुंच रही है। कंप्यूटर और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के विशाल बहुमत के लिए यह दूसरों के साथ जानकारी का दौरा करने और साझा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। हालांकि यह तेजी से एक खतरनाक जगह बनती जा रही है, जहां साझा की जा रही जानकारी को संभवतः दूसरों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि कंप्यूटर हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज हर एक काम कंप्यूटर से हो रहा है। हमें कोई भी अपनी जानकारी साझा किसी से करनी है, हमें अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर करनी है, या हमें अपने चित्रों, अपने चलचित्रों या कोई भी ऐसा टेक्स्ट मैसेज किसी को भेजना है, तो हम निश्चित तौर पर आज कंप्यूटर का उपयोग करते हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। बच्चों, आज हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी अपनी पर्सनल जानकारी और अपनी आवश्यक जानकारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, लेकिन यह
इसके साथ साथ हानिकारक भी है, क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी जानकारी को चुराने के लिए बैठे हुए हैं, और किस प्रकार से वह हमारी जानकारी चुरा सकते हैं और किस प्रकार से वह उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देख लेते हैं आज की दुनिया में जो प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, जो वहाँ जोखिम बढ़ रहे हैं, जो लोग सामना करते हैं। पहचान की चोरी सहित ऑनलाइन और कंप्यूटर धोखाधड़ी सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक बन गया है। बच्चों, आज हमारी पर्सनल जानकारी चुरा ली जाती है। हमारे साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, या हमारे आस पड़ोस में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि किसी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है, जिसमें किसी व्यक्ति के पैसे चुरा लिए जाते हैं, या किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर मैंने कोई पासवर्ड भेजा है, आप उसको बताइए। तो इस प्रकार से कई प्रकार की धोखाधड़ी हमारे साथ होती रहती हैं। कई प्रकार से ऐसी वेबसाइट्स जो कि हमें ओरिजिनल लगती हैं और वह हमें कुछ संदेश भेजती हैं और हम उनका रिप्लाई करते हैं, तो हमारे साथ वहाँ पर भी ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, जो कि आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है एवं यह पूरी दुनिया में अपने पैर पसारता जा रहा है, जो हर साल लाखों पीड़ितों का दावा करता है। इसके अलावा साइबर बुलिंग के रूप में एक और नया खतरा सामने आया है। ये सभी कंप्यूटर और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित खतरे हैं। बच्चों, आजकल साइबर बुलिंग बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला एक खतरा है, और यह खतरा सभी कंप्यूटर और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के लिए बढ़ता जा रहा है। यदि आप लोग साइबर बुलिंग नहीं जानते हैं तो इसको हम आगे देखेंगे। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम कई वेबसाइटों पर जाते हैं जो हमें आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलती हैं। विभिन्न साइटों पर जाकर हम संभावित रूप से अपने कंप्यूटरों को छिपे हुए खतरों के सामने ला रहे हैं। इनमें स्पाईवेयर, कंप्यूटर वायरस और आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड किए गए अन्य खतरे शामिल हैं। इनका परिणाम यह हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर और ईमेल खाते अन्य लोगों द्वारा अपहृत और एक्सेस किए गए हैं। बच्चों, हम कई सारी वेबसाइट्सों पर डेली विजिट करते हैं और डेली कई सारी वेबसाइट पर अपने आवश्यक जानकारी, जैसे अपना ईमेल पता, अपने अकाउंट की जानकारी आदि डालते रहते हैं। इन्हीं में से कई सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो हमारी जानकारियों को, हमारी ईमेल को या हमारी पर्सनल जानकारी का उपयोग करती हैं और उसी से हमें अपनी धोखाधड़ी का शिकार बनाती हैं। अतः हमें किसी भी वेबसाइट्स पर अपनी जानकारी डालने से पहले यह जांच कर लेनी चाहिए कि यह जो वेबसाइट हम उपयोग कर रहे हैं, क्या यह सही वेबसाइट है या फिर नहीं है। अब हम किस प्रकार से उस वेबसाइट को पता कर सकते हैं कि यह सही है या नहीं, अभी हम इसके बारे में आपको आगे बताने वाले हैं। कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अधिकांश समय के लिए हम बाहरी ताकतों से सुरक्षित रहते हैं जो समस्याओं का कारण बन सकती है। हालांकि खतरे मौजूद हैं और हमें परेशानी की संभावना के बारे में पता होना चाहिए। इन खतरों के बारे में अधिक जानने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी को एक साथ रखा है और आपको सुरक्षित रखने की उम्मीद करेंगे। बच्चों, आज बहुत से कार्य हम अपने घर पर बैठ के ही अपने कंप्यूटर के माध्यम से कर लेते हैं, जिससे हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इससे हमें कोई भी बाहर होने वाली परेशानी का सामना करने से बच जाते हैं। परंतु हमें घर पर बैठे हमारे कंप्यूटर के माध्यम से ही कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि कंप्यूटर के लिए खतरे किस किस माध्यम से हो सकते हैं। सबसे पहले तो चोरी के माध्यम से, दूसरा वायरस के माध्यम से, तीसरा ऑनलाइन प्रेडेटर्स के माध्यम से, चौथा इंटरनेट स्कैम्स के माध्यम से और पांचवा साइबर बुलिंग के माध्यम से। बच्चों, इसमें से हम कुछ खतरे पहले ही पढ़ चुके हैं भाग 1 में, जिसमें हमने देखा था चोरी के माध्यम से खतरे किस प्रकार से होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक खतरे, पहचान एवं सॉफ्टवेयर की चोरी। साथ में हमने वायरस के बारे में भी देखा था कि वायरस क्या होता है और इसमें हमने बॉम्ब्स के बारे में भी पढ़ चुके थे। इसके आगे आज हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं साइबर बुलिंग को कि आखिर साइबर बुलिंग किसे कहते हैं और यह किस प्रकार से हमारे लिए असुरक्षित है।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट लिखा हुआ है, जो कि एक ही शब्द के दो नाम हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि आखिर साइबर बुलिंग या फिर साइबर हैरेसमेंट क्या होता है। आज के समय में इंटरनेट ने जहां हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है, वहीं निजी ज़िंदगी में इसकी दखल अंदाजी से मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया ने तो कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं, खासतौर पर स्कूली बच्चे और युवा वर्ग इंटरनेट हस्तक्षेप से सबसे ज़्यादा परेशान है। साइबर बुलिंग इसका एक बड़ा उदाहरण और हथियार है। इसलिए आज हम आपको यहाँ बताएंगे कि साइबर बुलिंग क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए। बच्चों, जब हम इंटरनेट का बहुत अधिक उपयोग करते हैं और बहुत अधिक समय तक मोबाइल या फिर कंप्यूटर का उपयोग करते रहते हैं, तो इससे हमें आँखों में परेशानी तो होती ही होती है, साथ में हमारा दिमाग और हमारी ज़िंदगी कुछ हद तक प्रभावित होती है। और इससे बचने के लिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमारे लिए कई सारे ऐसे खतरे उत्पन्न हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, और वह किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। साइबर बुलिंग बच्चों के मानसिक व शैक्षणिक विकास पर बहुत बुरा असर डाल रही है। इससे वह तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों, साइबर बुलिंग के कारण अक्सर बच्चे हों या फिर बड़े हों, यदि उनके साथ साइबर बुलिंग हो रही है तो वह मानसिक के साथ साथ शारीरिक और उनके शैक्षणिक विकास पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है और उनकी कई सारी चीज़ों पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। एक संस्था है एंटी बुलिंग अलायंस, जो कि ब्रिटिश की एक संस्था है, कि सर्वे के मुताबिक आधे से ज़्यादा बच्चे और नौजवान हर रोज़ इसका शिकार बन रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश संस्था एंटी बुलिंग अलायंस के अनुसार कई सारे बच्चे, या कहा गया है कि आधे से ज़्यादा बच्चे हर रोज़ इस साइबर बुलिंग का शिकार बन रहे हैं। आइए जानते हैं साइबर बुलिंग क्या है और इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। साइबर बुलिंग इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके धमकाने या उत्पीड़न करने का एक रूप है। साइबर बुलिंग का मतलब होता है गंदी भाषा, तस्वीरों और धमकियों से इंटरनेट पर तंग करना। साइबर बुलिंग को साइबर हैरेसमेंट भी कहा जाता है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, साइबर बुलिंग जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके की जाती है, जिसमें डिजिटल साधन आते हैं। यहाँ साइबर बुलिंग धमकाने या फिर ऑनलाइन उत्पीड़न करने या फिर किसी भी प्रकार के ऑनलाइन बदमाशी अगर हमारे साथ की जाती है तो यह साइबर बुलिंग के अंतर्गत आती है। एवं साइबर बुलिंग किसे कहेंगे? यदि किसी व्यक्ति द्वारा गंदी भाषा का उपयोग किया गया है, गंदी तस्वीरों का उपयोग किया गया है, या हमें इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की धमकी दी जा रही है, तो यह साइबर बुलिंग के अंतर्गत आती है। और साइबर बुलिंग, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि इसको हम साइबर हैरेसमेंट भी कहते हैं, और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। खासकर किशोरों के लिए, युवाओं के लिए यह ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही बच्चे इस तरह की चीज़ों में उलझ करके अपना जीवन बर्बाद करने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साइबर बुलिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर दूसरे व्यक्ति को धमकाते या परेशान करता है। खास करके सोशल मीडिया साइट्स पर बुलिंग घटना होती है। इसमें बदमाशी वाला व्यवहार, अभद्र भाषा, यौन टिप्पणी, धमकी, अफवाहें, व्यक्तिगत जानकारी पब्लिश करने की चेतावनी शामिल हो सकती है। बच्चों, साइबर बुलिंग जैसी घटनाएं अक्सर हमें सोशल मीडिया साइट्स पर देखने को लिए मिल जाती हैं, और वहाँ हम देखते हैं कि कई सारे लोगों को या अक्सर लोगों को उनकी सोशल मीडिया साइट्स या जिस साइट पर भी उनका अकाउंट है, वहाँ पर तरह तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। कई सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं जो गंदे होते हैं, जबकि कई सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं जो आपके काम के होते हैं, परंतु अधिकतर घटनाएं सोशल मीडिया साइट्स पर देखने के लिए ही मिलती हैं। तो
इससे बचने के लिए हमें उन लोगों को ब्लॉक करना होगा जो कि हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। साथ ही हमें उन लोगों को पहचान करना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमें इस प्रकार की चीज़ें भेजते हैं, और उन लोगों के खिलाफ हमें पुलिस में FIR दर्ज करवानी पड़ सकती है। उन लोगों के खिलाफ हमें फेसबुक या जिस भी प्रकार की सोशल मीडिया साइट्स का हम उपयोग कर रहे हैं उस पर रिपोर्ट करना होगा, ताकि उनके अकाउंट जल्द ही ब्लॉक कर दिए जाएं एवं उनके अकाउंट सस्पेंड किए जाएं। इसके बाद देखते हैं साइबर बुलिंग। जब कोई व्यक्ति साइबर बुलिंग का शिकार होता है तो बार बार किसी के परेशान करने की वजह से उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है। नकारात्मक भावनाओं की वजह से मन में तनाव पैदा होता है। इससे वो भयभीत, निराश, क्रोधित और उदास हो जाता है। इससे उसके मानसिक और शैक्षणिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। बच्चों, जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो हमें कई सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती हैं और हम खुद से ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा जो आत्मसम्मान है वह कम हो रहा है, या हमारे अंदर कई सारी ऐसी नकारात्मक चीज़ें आने लगती हैं और हम तनाव में रहने लगते हैं, जिस कारण से हम अपने जीवन से निराश होने लगते हैं। और कई समय पर तो बहुत सारे लोग साइबर बुलिंग के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं। अतः आप बच्चों को और आप सभी लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपके साथ कभी कोई ऐसी घटनाएं भविष्य में हो या हो रही हो तो इसके लिए भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए पुलिस में FIR करा सकते हैं। इसके लिए आप उस सोशल मीडिया साइट्स के पर रिपोर्ट कर सकते हैं जिस अकाउंट से आपको इस तरीके के मैसेजेस या इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए आप रिपोर्ट करें जिससे कि उस व्यक्ति का अकाउंट सस्पेंड किया जाए। लेकिन इसके लिए आपको निराश और क्रोधित या फिर उदास होने की ज़रूरत नहीं है। साइबर बुलिंग से किस प्रकार से बचा जा सकता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। साइबर बुलिंग से बचना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर आप समझदारी के साथ काम लो तो आप बहुत आसानी से साइबर बुलिंग से बच सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अनुसार कोई व्यक्ति या उसके धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी या उसको आहत करने वाली भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। ऐसी टिप्पणियों का समाधान यह है कि जब भी आप ऐसी टिप्पणी का सामना करें तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। बच्चों, इस प्रकार की घटनाओं के लिए हमारे देश में बाकायदा कानून बनाया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है या इस प्रकार से आपको परेशान करता है तो आप तुरंत पुलिस में सूचना दे सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अनुसार उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और आप उस साइबर बुलिंग से बच सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं साइबर बुलिंग से और किस प्रकार से बचा जा सकता है। सबसे पहले फेसबुक पर भी आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ तरीके जिनके माध्यम से हम साइबर बुलिंग से बच सकते हैं। इसमें सबसे पहला माध्यम तो आता है कि आप जिस बुलिंग के से परेशान हैं उसको नज़रअंदाज करें, फेसबुक को रिपोर्ट करें, या फिर जिस सोशल मीडिया साइट्स का उपयोग कर रहे हैं उसे रिपोर्ट करें, या फिर किसी प्रकार का लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को देख लेते हैं, नज़रअंदाज करें। जब भी आपके साथ फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करे तो उसे इग्नोर कर दें। यह सबसे अच्छा तरीका है साइबर बुलिंग से बचने का। यदि आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो आप उसको इग्नोर करें, उसको देखें ही ना, ठीक है। इससे आपको साइबर बुलिंग से बचने में बहुत ही आसानी हो सकती है। दूसरा, अगर आप सामने वाले बंदे को उसकी बात का जवाब दोगे तो वह फिर और बात करेगा और आपको परेशान करेगा। अगर आप उसे नज़रअंदाज करोगे तो वह एक समय के बाद खुद ही थक हार कर बैठ जाएगा और आपको परेशान करना भी बंद कर देगा, जिससे आप ऑटोमेटिकली उससे छुटकारा पा लेंगे। और दूसरा आता है फेसबुक को रिपोर्ट करें या किसी अन्य सोशल मीडिया साइट्स को रिपोर्ट करें। आप फेसबुक पर ऐसी कोई टिप्पणी, पोस्ट, फोटो या वीडियो देखें जिसमें किसी को या आपको ट्रोल किया गया हो तो आप फेसबुक को उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर हर पोस्ट में 3 पॉइंट मेनू पर क्लिक करके अबाउट ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट की जा सकती है। फेसबुक टीम उस कंटेंट या व्यक्ति विशेष के अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है।
ऐसा ही आप बाकी सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको इससे घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि आप ट्रोल हो रहे हैं, आपको कुछ इस प्रकार के मैसेजेस या फोटोज मिल रही हैं, आप सबसे पहले तो उसको इग्नोर करना सीखें। यदि आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए फिर आप जिस सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से आपको इस प्रकार की चीज़ें भेजी जा रही हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं और उसे रिपोर्ट करके आप उसके अकाउंट को सस्पेंड करा सकते हैं या उस कंटेंट जो कि आपको भेजा गया है उसे डिलीट करवा सकते हैं, जिससे कि वह आपको आगे नहीं दिखेगा। और यह सभी प्रकार की सोशल मीडिया साइट्स में उपलब्ध होता है, आप किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर यह कर सकते हैं। और तीसरा आता है लीगल एक्शन। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर आपके साथ बदतमीजी वाला व्यवहार करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। इसके लिए आप उसके मैसेजेस, फोटो या वीडियो जो भी उसने आपके साथ सही किया हो यह सुरक्षित रख लें और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराएं। तो बच्चों, यदि आपके साथ कभी भी ऐसा कोई वाकया हुआ हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुआ हो तो आप इन चीज़ों से घबराएं ना। आप उन मैसेजेस, फोटो या वीडियोज को अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के वायरस खतरे ट्रोजन की। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन एक प्रकार का मैलवेयर है जिसे अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रछन्न किया जाता है। ट्रोजन को साइबर चोर और हैकर्स द्वारा नियोजित किया जाता है जो उपयोगकर्ताओं की प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। उपयोगकर्ताओं को आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग के किसी न किसी रूप में ट्रोजन को उनके सिस्टम पर लोड करने और निष्पादित करने में धोखा दिया जाता है। और जब यह ट्रोजन हॉर्स हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो फिर यह हमारी पर्सनल चीज़ों तक पहुंच बना लेता है और धीरे धीरे करके हमारी चीज़ों को हैकर्स या फिर जो भी साइबर चोर हैं उनको भेजता रहता है। एक ट्रोजन हॉर्स खुद को दूसरे रूप में बदल लेता है, अर्थात यह एक उपयोगी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रतीत होता है, लेकिन एक बार जब यह कंप्यूटर पर पहुंच जाता है तो यह वायरस की तरह व्यवहार करना और डेटा को नष्ट करना शुरू कर देता है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि यदि हमारे कंप्यूटर के अंदर ट्रोजन हॉर्स एंटर हो चुका है तो सबसे पहले तो हमें ऐसा लगेगा कि यह एक कोई जरूरी सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर में लोड हुआ है, परंतु जैसे ही यह लोड होता है तो फिर ये वायरस की तरह व्यवहार करने लगता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर और हमारा डेटा धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है और हमारे डेटा को यह किसी अन्य व्यक्ति तक भी पहुंचा सकता है बिना हमारी जानकारी के। इसके बाद अगला खतरा आता है ऑनलाइन प्रेडेटर्स। ऑनलाइन शिकारी वे लोग होते हैं जो आपको अनुचित रिश्तों में फंसाते हैं। वे बड़े लोग हो सकते हैं जो आपकी उम्र में हो, आपको ऑनलाइन गैर कानूनी काम करने और कभी कभी आमने सामने करने के लिए भी धमकाते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई समय पर हमें इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि हमारे लिए सही नहीं है और यह हमें कुछ अनुचित रिश्तों में या कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें फंसा सकते हैं और हमसे गैर कानूनी काम करा सकते हैं, जिसका कि हमें अपने जीवन में पछतावा हो सकता है या फिर कई सारे लोग हमें ऑनलाइन धमकाते हैं। इस तरीके की चीज़ें ऑनलाइन प्रेडेटर्स के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेट स्कैम्स की। किस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से स्कैम किए जाते हैं। कभी कभी आपको यह कहते हुए बहुत आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं कि आपने लॉटरी में एक बहुत बड़ा पैसा या अमाउंट जीता है और आप एक निश्चित राशि जमा करके पुरस्कार का दावा कर सकते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हुए पैसे जमा करते हैं तो आप न केवल जमा पैसे खो देते हैं बल्कि बाद में आपके क्रेडिट अकाउंट की जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। बच्चों, कई समय पर हमें ऐसे प्रलोभन आते रहते हैं, हमारे मोबाइल पर SMS आते हैं या हमें किसी अन्य माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें बोली जाती हैं कि हमने अब यह अमाउंट जीता हुआ है और आप उसके लिए कुछ पैसे पे करके आप वह अमाउंट ले सकते हैं, परंतु आप कभी भी इस तरीके की धोखाधड़ी का शिकार ना बने, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें केवल हमारे पैसों को हड़पने के लिए की जाती हैं, हमारा पैसा चुराने के लिए की जाती हैं। और यदि आप
इस धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो निश्चित रूप से आपके पैसे चले जाएंगे और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। साथ ही यदि आप इंटरनेट के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो इससे हमारे क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड की जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है और भविष्य में वह उसका दुरुपयोग करता रहता है और हमें हमारे पैसों की हानि होती रहती है। तो इस तरीके की चीज़ों में कभी भी ना पड़ें, क्योंकि इस तरीके की कभी भी किसी प्रकार के लोगों के साथ हो सकती है। बच्चों, इसके आगे बात करते हैं कि हम अपने डेटा की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। अपने डेटा को चोरी और वायरस से बचाने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला उपाय आता है कि हम अपने कंप्यूटर में लॉगिन करने हेतु पासवर्ड का उपयोग करें। दूसरा बिंदु आता है एंटीवायरस और फायरवॉल को इंस्टॉल करें। तीसरा बिंदु आता है डेटा इनक्रिप्ट करें और चौथा बिंदु आता है सुरक्षित साइटें खोलें। एक एक को जान लेते हैं। सबसे पहला, अपने कंप्यूटर में लॉगिन करने हेतु पासवर्ड का उपयोग करें। तो बच्चों, हमें कभी भी सरल पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। ऐसे पासवर्ड का उपयोग करें जिनका अनुमान लगाना मुश्किल हो। यदि हम छोटे जैसे कि ABCD या फिर बड़े कैपिटल अक्षरों वाले ABCD का उपयोग करते हैं या फिर कुछ नंबर का ही उपयोग करते हैं तो यह पासवर्ड कोई भी आसानी से गैस कर सकता है और वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए हमें कठिन पासवर्ड रखना है, जैसे कि आप किसी स्पेशल सिंबल, इसके साथ साथ आप कैरेक्टर्स एवं नंबर का उपयोग करें ताकि कोई भी हैकर्स आपके पासवर्ड को हैक ना कर सके और वह आपके कंप्यूटर को सुरक्षित बना सके। और यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है वो हमारे कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरा बिंदु आता है एंटीवायरस या फिर फायरवॉल को इंस्टॉल करना। बच्चों, हमें अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस या फायरवॉल को इंस्टॉल करना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस भेजने की कोशिश करता है या कहीं से भी यदि हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है तो उसको एंटीवायरस या फायरवॉल डिलीट कर देगा और हमारा कंप्यूटर सुरक्षित रहेगा। इसके लिए हमें समय समय पर एंटीवायरस को अपडेट करते रहना है और उसको स्कैन करते रहना है। अगला बिंदु आता है डेटा को इनक्रिप्ट करें। यह आमतौर पर बैंकों और कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिसमें ग्राहकों की महत्वपूर्ण जानकारी स्टोर होती है। वे विंडोज या बिटलॉकर में इनक्रिप्ट सुविधा का उपयोग करते हैं, अपनी पूरी हार्ड डिस्क को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। यह प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर को शुरू करने से पहले एक डिक्रिप्शन पासवर्ड का उपयोग करने हेतु मजबूर करेगा, ताकि इस प्रकार अनाधिकृत उपयोग को रोका जा सके। बच्चों, इनक्रिप्शन दरअसल हमारे जो हार्ड डिस्क होती है उसको एक बिटलॉकर के माध्यम से लॉक कर दिया जाता है और जब भी कोई व्यक्ति उस ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसको डिक्रिप्शन के लिए एक पासवर्ड मांगता है और यदि उस व्यक्ति को वह पासवर्ड पता नहीं होता है तो वह कभी भी उस हार्ड डिस्क को नहीं खोल सकता, चाहे उसके लिए वह कुछ भी कर ले। और जब वह उस हार्ड डिस्क को नहीं खोल पाएगा तो इससे आपका डेटा भी सुरक्षित रहेगा। इसके बाद अगला बिंदु आता है डेटा को सुरक्षित रखें और साथ ही उस सुरक्षित साइटों को खोलें। केवल सुरक्षित साइटों पर अपने क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट का विवरण दें। ब्राउज़र के एड्रेस बार में देखें, यदि साइट का पता https:// और लॉक सिंबल से शुरू होता है तो यह आपके क्रेडिट कार्ड और बैंक का विवरण देना सुनिश्चित है। बच्चों, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया था कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सुरक्षित होती है, तो आप जान लें जिस भी वेबसाइट के पहले https:// साथ ही आपको लॉक का सिंबल दिखाई देता है वह सुरक्षित वेबसाइट होती है और वहां पर आप किसी भी प्रकार की जानकारी दे सकते हैं जिससे कि आपका जानकारी या आपका अकाउंट डिटेल सुरक्षित रहे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी जिसमें आप लोगों को पढ़ाएंगे इकाई क्रमांक 4 उद्यमशीलता कौशल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।